आज घर में अचानक पंचायत बैठी हुई थी। हाँ, इसे पंचायत ही कहेंगे क्योंकि काफ़ी समय से इस घर ने खामोशी का आवरण ओढ़ा हुआ था। जब तक इस घर की मालकिन बिमला जी जिंदा थी तब तक थोड़ी बहुत हलचल तो नज़र आती थी, लेकिन 2 महीने पहले उनके गुजर जाने के बाद से इस घर में खामोशी ही खामोशी थी। घर में अब सिर्फ 70 साल के बुजुर्ग दीनानाथ जी ही बचे हुए थे, पर अब अपनी पत्नी के जाने के बाद वह भी काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, बीमार रहने लगे थे। अब उन्हें भी देखभाल की ज़रूरत थी। इतना काम खुद से होता नहीं था, बस इसीलिए उन्होंने निर्णय ले लिया कि मकान को ट्रस्ट के नाम कर दें। बस जैसे ही ये खबर उनके बेटे बहू को मिली, आज सब लोग यहाँ जमा हो गए। बहू के माता पिता कावेरी जी और जगदीश जी और उसका भाई अजीत, खुद उनके बेटे बहू मनीष और राधिका, दीनानाथ जी के दोस्त और खुद दीनानाथ जी वहाँ उस कमरे में मौजूद थे। सब कुछ न कुछ बोले जा रहे थे, पर दीनानाथ जी बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे थे। सब अपनी अपनी बातें बोल रहे थे और वह चुपचाप सुन रहे थे। अरे समधी जी, क्या सोचकर आपने ये निर्णय लिया है? आप ये मकान ट्रस्ट के नाम कर रहे हो? अचानक बहू की मां कावेरी जी बोली। हाँ समधी जी, सोचने की बात है। आपके बेटे बहू हैं, आपका पूरा परिवार अभी मौजूद है और आप मकान ट्रस्ट के नाम कर रहे हो। माता पिता की प्रॉपर्टी पर तो बच्चों का अधिकार होता है। बहू के पिता जगदीश जी भी बोले, पापा हम आखिर आपके बच्चे हैं, आप हमें यूं अलग थलग नहीं कर सकते हो। मनीष ने कहा, पापा जी आप सोचकर तो देखिए, हम किराए के मकान में रहते हैं जबकि हमारा अपना मकान मौजूद है। कितना बुरा लगता होगा हमें। हम तो सोचकर बैठे थे कि ये सब हमारा ही है, पर आपने तो कुछ और ही निर्णय ले लिया। पर आप ये मत सोचना कि हम आपको ये सब करने देंगे। बहू राधिका बोली, हम तो आपके इस निर्णय को मानने से इनकार करते हैं। एक बार बाबूजी फिर से सोचकर देखिए। राधिका के भाई अजीत ने भी कहा। जितने मुंह थे उतनी ही बातें हो रही थी, पर दीनानाथ जी तो सिर्फ अपनी पत्नी की तस्वीर को एकटक निहार रहे थे। कितनी मेहनत और प्यार से संजोया था उन्होंने इस घर को। दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक एक पैसा बचाकर इस मकान को खड़ा किया था। कोई आलीशान मकान नहीं था, लेकिन इतना तो था कि जो उनके परिवार के लिए काफ़ी था। घर में ले देकर वह 3 लोग ही तो थे, दीनानाथ जी, बिमला जी और उनका बेटा मनीष। मनीष पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गया तो देखभाल कर राधिका से उसकी शादी करवा दी, लेकिन राधिका ने कभी इस घर को अपना नहीं माना। वह अपने में ही रहना पसंद करती थी। वो और उसका पति, इसके अलावा उसे कभी किसी से कोई लेना देना ही नहीं था। उसे घर के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कई बार तो वो इस बात को लेकर बिमला जी से उलझ भी पड़ती। अगर नौकरानी ही चाहिए थी तो बहू क्यों लेकर आए थे? मुझसे नहीं होते ये घर के काम। बहू अपने ही घर के काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाता। और फिर मैं भी तो तुम्हारी कितनी मदद करा देती हूँ। आखिर घर तुम्हारा है तो उसे संभालना भी तुम्हें ही है। बिमला जी उसे समझाने की कोशिश करती। तो क्या हो गया मम्मी जी, क्या मेरी शादी से पहले आप घर का काम नहीं करती थी? फिर अचानक बहू के आते ही क्या हो गया? मुझे समझ में नहीं आता कि बहू के आते ही सास अचानक बूढ़ी कैसे हो जाती है। बस ससुराल वालों की इसी सोच के कारण आजकल की लड़कियां शादी नहीं करना चाहती। राधिका 2 टूक जवाब देकर वहां से चली जाती। बिमला जी इस बारे में मनीष से बात करती तो मनीष का भी यही जवाब होता, मम्मी मेरी शादी से पहले भी तो काम करती थी ना आप, अब क्या हो गया? बस आप जैसी सास बहुओं को बेटी नहीं मानती हैं, इसी कारण ये सारी दिक्कत होती है। उसका जवाब सुनकर बिमला जी चुप हो जाती। उन लोगों की शादी के 2 महीने बाद
घर पर बिमला जी के भाई भाभी आने वाले थे, जो कि सुबह 8 बजे तक घर पर पहुंच जाते। इसीलिए बिमला जी ने राधिका से रात को ही कह दिया था, बहू सुबह जल्दी उठ जाना, घर पर मेहमान आने वाले हैं, मेरी थोड़ी मदद करा देना। यह सुनकर राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया, पर वह सुबह जल्दी उठी भी नहीं। 7 बजते बजते बिमला जी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया। बहू 1 घंटे बाद मेहमान आ जाएंगे, पहले घर की सफाई करवा दो। ये सुनकर राधिका चिढ़ गई और उसने हंगामा कर दिया, मम्मी जी ये क्या बदतमीजी है, भला कोई ऐसे बेटे बहू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है क्या? अगर घर की साफ सफाई नहीं हुई तो आपके मेहमान नहीं आएंगे क्या? बहू माना कि बेटे बहू के कमरे का दरवाज़ा नहीं खटखटाना चाहिए, लेकिन आज तुम्हारी मम्मी जी को तुम्हारी ज़रूरत है तो बात को समझो, आज उसकी मदद करवा दो। आखिर यह घर तुम्हारा भी है, मेहमान आने वाले हैं तो घर की साफ सफाई तो हो ही जानी चाहिए। दीनानाथ जी ने कहा, ये आपका मकान है, आप सफाई करो, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। बहू नहीं हूँ, नौकरानी हो गई, उसके बगैर तो घर का काम ही नहीं चलता। राधिका ने बड़बड़ाना शुरू किया और थोड़ी देर बाद अपना सामान पैक कर अपने मायके रवाना हो गई। ये बात बिमला जी और दीनानाथ जी को बहुत बुरी लगी, पर उससे भी ज़्यादा बुरा इस बात का लगा कि राधिका के माता पिता ने भी उसी का सपोर्ट किया। यहाँ तक कि उनके बेटे ने भी अपनी पत्नी का ही साथ दिया और राधिका को लेकर किराए के कमरे में शिफ्ट हो गया। जब उन्होंने मनीष को समझाना चाहा तो मनीष ने भी जवाब दिया, पापा आप लोग बहू को बहू समझते कहाँ हो? अगर मम्मी ने शुरू से ही उसे बेटी की तरह रखा होता तो ये नौबत नहीं आती। बहुओं को तो सिर्फ काम करने वाली मशीन समझा जाता है। अच्छा बेटा, तुम्हारे उस किराए के घर में तुमने काम करने वाली लगा रखी है क्या? दीनानाथ जी ने कहा। सुनकर मनीष चुप हो गया। उसे चुप देखकर बिमला जी ने कहा, सही बात है बेटा, वहाँ तो बिना नौकरानी के भी वह सारा काम कर लेगी, लेकिन यहाँ ससुराल में अगर सास मदद भी कर रही होगी ना तो खुद को नौकरानी वाली फीलिंग ही आएगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम तुम्हारे किराए के घर में ही रहो, कहकर बिमला जी और दीनानाथ जी वापस घर आ गए थे। लेकिन अभी 2 महीने पहले जब बिमला जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो दीनानाथ जी खुद मनीष और राधिका को लेने उनके घर गए थे। बेटा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, कब वह इस दुनिया से कूच कर जाए कुछ कह नहीं सकते। अब तो तुम उस घर में आ जाओ और अपने घर को संभालो। लेकिन उसके बावजूद भी मनीष और राधिका घर नहीं आए। इस बात को 4 दिन ही बीते होंगे कि बिमला जी इस दुनिया से ही कूच कर गई। अब तो दुनिया को दिखाने के लिए उन लोगों को आना ही था। बस तब से वह लोग यहाँ आते जाते रहते थे। लेकिन अब दीनानाथ जी को अपने बेटे बहू पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने ये मकान ट्रस्ट के नाम करने की ठान ली, ताकि ट्रस्ट जब तक वह जिंदा हैं उनकी जिम्मेदारी उठा सके और उसके बाद उनके जैसे बुजुर्गों की मदद कर सके। लेकिन ये बात जैसे ही मनीष और राधिका को पता चली, उन्होंने सबको यहाँ बुला लिया, क्योंकि ये उनकी उम्मीद के विपरीत था। आखिर वह तो उम्मीद करके बैठे थे कि अब ये मकान उनका होगा। अभी सब लोग बैठकर बात कर ही रहे थे कि राधिका ने कहा, देखिए पापा जी, ये मकान आप किसी ट्रस्ट के नाम नहीं करोगे। आपने सोच भी कैसे लिया कि हम चुप रह जाएंगे? भूलिए मत, आपके बुढ़ापे का सहारा हम ही हैं। अरे वाह बहू, आज तुम इस मकान के लिए मुझसे लड़ने के लिए यहाँ तक आ गई। लेकिन किसी समय में इस मकान का काम करने में भी तुम्हें ऐसा लगता था कि हम तुम्हें नौकरानी बनाकर लाए हैं। तब तो तुमने कभी अपनी सास को
चैन से भी नहीं रहने दिया। अचानक दीनानाथ जी बोले, जो काफ़ी देर से शांत बैठे हुए थे। उनके बोलते ही उस कमरे में बिल्कुल खामोशी सी छा गई। इतनी खामोशी कि यकीन नहीं हो रहा था कि उस कमरे में इस समय इतने बैठे हुए थे। पर दीनानाथ जी ने बोलना जारी रखा, तुम्हारा होना नहीं होने के बराबर ही है। तुम लोग मेरे बुढ़ापे का सहारा क्या बनोगे, जो अपनी मरती हुई माँ के लिए तक नहीं आए। बहु मकान मेरा है और मैंने निर्णय ले लिया है, अब ये मकान ट्रस्ट के नाम ही होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी सेवा ट्रस्ट के लोग कर लेंगे, क्योंकि तुम लोगों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और रही बात मकान तुम्हारे नाम होने की, तो जब सास ससुर की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी नहीं। तुम्हारा हक सिर्फ तुम्हारे पति पर है। तो जब तुम्हारा पति कोई प्रॉपर्टी बनाए उस पर अपना हक जताना। समझी तुम? दीनानाथ जी ने ये बात कहकर पूरी पंचायत को वहीं ख़त्म कर दिया। आखिरकार राधिका के माता पिता ज़्यादा कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि कानूनन दीनानाथ जी ही प्रॉपर्टी के अधिकारी थे। मनीष और राधिका को वापस किराए के घर में ही जाना पड़ा, जबकि दीनानाथ जी की प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम हो गई। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।